हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट 5। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इंटरवार इकोनॉमी। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उससे हमारी इकोनॉमी पर क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े। ठीक है। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है वो 1914 में होता है और ये 4 साल तक चलता है। और किस किस के बीच होता है? एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में। एलाइड पावर्स में कौन सी कंट्रीज आती थी? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका। और जो सेंट्रल पावर्स थी उसमें आती थी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड ओटोमन टर्क्स। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यह युद्ध होता है और ये 4 साल तक चलता है। 1918 में यह खत्म होता है। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसमें बहुत सारी मॉडर्न चीजों का यूज किया गया, जैसे कि मशीन गन्स का यूज किया गया, जो टैंक्स थे उनका भी यूज किया गया, एयरक्राफ्ट्स का यूज किया गया और जो केमिकल वेपन्स होते हैं उनका भी यूज किया गया। यानी कि मॉडर्न चीजों का यूज किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसने बहुत सारी तबाही मचाई, यानी कि काफी डिस्ट्रक्शन हुआ उसके कारण, जिसके कारण 9 मिलियन लोग मारे जाते हैं और जो 20 मिलियन लोग थे वो घायल हो जाते हैं। और उन्होंने लोगों को आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया, यानी कि जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे उनको अब आर्मी में भर्ती किया जाने लगा। ठीक है। जिसके कारण जो यूरोप की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे अब वही लोग आर्मी में भर्ती किया जाने लगा, जिसके कारण जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो काफी कम हो जाती है और जो यूरोप की इनकम थी वो भी काफी कम हो जाती है। और इस वॉर के दौरान महिलाओं को अपना घर चलाने के लिए उनको फैक्ट्रीज में काम करना पड़ा, यानी कि महिलाओं ने भी फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया। चलिए अब देखते हैं पोस्ट वार रिकवरी। देखो, इस वॉर से पहले ब्रिटेन के पास काफी पैसा था, यानी कि ब्रिटेन बहुत ज्यादा अमीर था। लेकिन इस युद्ध में ब्रिटेन का सारा पैसा खर्च हो जाता है, वेपन्स में, यूनिफॉर्म्स में, आर्मी की हेल्थ के लिए, इन सब में ब्रिटेन का सारा पैसा खर्च हो जाता है और उसको अमेरिका से कर्ज लेना पड़ता है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटेन ने अमेरिका से कर्ज लिया था, बहुत सारी कंट्रीज ने अमेरिका से कर्ज ले रखा था। देखो, जो देश पहले कर्ज लेता था, यानी कि अमेरिका पहले कर्ज लेता था, अब यह सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला बन गया है। चलिए पोस्ट वार रिकवरी में देखते हैं। ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो वॉर से पहले काफी अच्छी थी और ब्रिटेन ने इंडिया और जापान के जो मार्केट्स थे उन पर अपना कंट्रोल कर रखा था, यानी कि कब्जा कर रखा था। लेकिन जब वॉर होता है तो ब्रिटेन वॉर में काफी बिजी हो जाता है और वो इन अदर कंट्रीज पर ध्यान नहीं दे पाता, जिसके कारण इंडिया और जापान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुलने लग गई और युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन मार्केट में अपनी पहले वाली पोजीशन नहीं बना पाता। ठीक है। ब्रिटेन इतना कमजोर हो चुका था कि वो जापानीज मार्केट से कम्पीट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि तब तक जापान भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया था, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल गई थी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस टाइम पर क्या हो रहा था। युद्ध के कारण काफी सारी चीजों की डिमांड्स बढ़ जाती हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म्स की, मशीन्स की, आर्म्स की और हेल्थ की। इन सब की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने के कारण जो प्रोडक्शन था वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और देखो, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सभी लोगों को काम मिलेगा, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है, लोगों को काम मिलने लगता है। ये तो था जब युद्ध होता है। अब देखते हैं कि आफ्टर वॉर क्या होता है। आफ्टर वॉर इन सब चीजों की कोई भी डिमांड नहीं रहती है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन था वो भी काफी कम हो जाता है और अगर प्रोडक्शन ही नहीं रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। यानी कि लोग फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, उनको काम मिलना बंद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर इस वॉर के कारण क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े। जो ईस्टर्न यूरोप था वो सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन करता था, यानी कि सबसे ज्यादा गेहूं उगाता था वॉर से पहले। और इस युद्ध के कारण यूरोप में व्हीट का प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है और युद्ध के दौरान व्हीट की डिमांड काफी बढ़ जाती है, यानी कि गेहूं की डिमांड काफी बढ़ जाती है। इसका फायदा कौन उठाते हैं? अदर कंट्रीज, कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ये सारी कंट्रीज व्हीट का प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। व्हीट की ज्यादा डिमांड होने के कारण इन सबको काफी प्रॉफिट होता है। ठीक है। और जब वॉर खत्म होता है तो यूरोप फिर से गेहूं का प्रोडक्शन करने लगता है और जो अदर कंट्रीज थी वो तो कर ही रही थी प्रोडक्शन, तो इसके कारण क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि गेहूं बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है। और युद्ध के बाद गेहूं की इतनी डिमांड थी नहीं, जब डिमांड नहीं होती है और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके प्राइसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो फार्मर्स थे उनको काफी लॉस हुआ। चलिए अब देखते हैं द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण बहुत सारी कंट्रीज को नुकसान होता है, अमेरिका को भी होता है, लेकिन वो अपनी इकोनॉमी को जल्दी रिकवर कर लेता है। कैसे? मास प्रोडक्शन के कारण। मास प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? जब कोई एक चीज बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस होने लगे, यानी कि एक चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाने लगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन।
मास प्रोडक्शन का आइडिया हेनरी फोर्ड लेकर आते हैं, जो कि फोर्ड मोटर्स के फाउंडर थे। इन्होंने ही अमेरिका में सबसे पहले मास प्रोडक्शन को शुरू किया था, इसलिए इनको पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन भी बोला जाता है। इन्होंने एक मेथड अपनाया, क्या? असेंबली लाइन मेथड। इसमें क्या होता था, सभी वर्कर्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग पार्ट्स दिए जाते हैं असेंबल करने के लिए। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, जो काम था वो बहुत आसानी से और बड़ी जल्दी हो जाता था, और जो प्रोडक्शन था वो काफी सस्ता था। इसी मेथड का यूज करके जो टीम मॉडल फोर्ड कार थी उसको बनाया जाता है, यानी कि ये दुनिया की पहली कार थी जिसको मास प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया था। हेनरी फोर्ड ने वर्कर्स की सैलरी भी बढ़ा दी थी, यानी कि इनकम भी बढ़ा दी थी, जिसके कारण जो वर्कर्स थे वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्रेट डिप्रेशन कब से कब तक था? 1929 से 1930। ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा पीरियड जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है, काफी कम हो जाती है। ठीक है, होता क्या है कि प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है और इनकम भी काफी कम हो जाती है। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो सीधी सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, यानी कि लोगों को काम नहीं मिलेगा, जिसके कारण लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और ट्रेड भी काफी कम हो जाता है। जब डिप्रेशन आता है तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि रीजन्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन क्यों आता है। चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट रीजन है वो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। देखो, हमने अभी अभी पढ़ा था कि व्हीट का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, प्राइसेस थे वो कम हो जाते हैं, क्योंकि सभी कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद प्रोडक्शन काफी बढ़ा दिया था, जिसके कारण सभी चीजों का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, जिसके कारण किसानों की इनकम भी काफी कम हो जाती है। ठीक है, जो सेकंड रीजन है वो है विड्रॉल ऑफ अमेरिका लोन्स। देखो, हमने अभी देखा था कि अमेरिका दूसरी कंट्रीज को लोन देता था, और जब ये डिप्रेशन आता है इसके बाद अमेरिका ने क्या करना शुरू कर दिया, लोन वापस लेना शुरू कर दिया, यानी कि वो अपना लोन वापस मांगने लगा, जिसकी वजह से जितने भी बैंक्स थे यूरोप में वो फेल हो जाते हैं। अमेरिका ने जो इंपोर्ट ड्यूटीज होती है ना उसको डबल कर दिया था, जिसके कारण ट्रेड काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ। अब देखते हैं कि अमेरिका पर इस डिप्रेशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ा। अमेरिका में जितने भी बैंक्स थे उन्होंने लोगों को लोन देना बंद कर दिया, बल्कि उन्होंने जितने लोन्स दे रखे थे ना उसको वापस मांगना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, उनके जो घर थे वो उजड़ जाते हैं और वो उनको फोर्स करते हैं अपना घर, कार और जमीन को छोड़ने पर। और डिप्रेशन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यूएस बैंकिंग सिस्टम था वो कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि वो अपना लोन वापस नहीं ले पाते। अमेरिका अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक उनकी इकोनॉमी इतनी डाउन जा चुकी थी कि वो रिकवर ही नहीं हो पा रही थी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।